नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। महाई नवंबर यानी कि सत्ता का फाइनल जो कि जल्द ही आने वाला है। जाहिर है वक्त कम है और काम ज्यादा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी कसरतों का दौर अपने चरम पर है और इसी कड़ी में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बुधवार को सूबे में तमाम मंत्रियों से रूबरू हुए। तो गुरुवार को प्रदेश के सभी महापौर उनसे मुखातिब हुए, लेकिन ये कवायद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने तंज कसा है। रिपोर्ट आप देखिए। जेठ की तपती गर्मी में इन दिनों छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी आई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा भी खास हो जाता है। बुधवार को उन्होंने राज्य में 10 मंत्रियों के साथ सीधा संवाद किया। बताया जा रहा है कि इस 1-to-1 चर्चा में मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों समेत उनके विभागीय कामकाजों पर चर्चा हुई और गुरुवार को कुमारी शैलजा नगरीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर रहे महापौरों से मुखातिब हुई। अब उनकी इस कवायद को चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब सूबे में चुनाव का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सभी को साथ लेकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए कुमारी शैलजा जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। डिस्कशन है, चल रहा है, अभी आगे भी चलता रहेगा। बहुत सी बातें हैं, आप जानते हैं, राज्य के मुद्दे होते हैं, कुछ सरकारी मुद्दे होते हैं, कुछ पार्टी के मुद्दे होते हैं, कुछ जनरल बात होती हैं। तो सबसे एक एक करके हम बातचीत कर रहे थे। सब सीनियर लोग हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो अपनी अपनी बात अपने नज़रिए से वो बता रहे थे। आज बहुत दिन के बाद हमारे प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के प्रतिनिधि के रूप में कुमारी शैलजा ने 1-to-1 हर मंत्री से समीक्षा बैठक लिया है। आने वाला चुनाव के बारे में, गतिविधि सरकार के बारे में बहुत डिटेल बातें सभी मंत्री से हुआ है, मेरे से भी हुआ है। ये हमेशा का रूटीन का मीटिंग है। रूटीन हमारे प्रभारी लोग समीक्षा करते हैं, कोई समीक्षा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की इस चुनावी कसरत पर व्यंग कस रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ईडी का छापा और कथित शराब घोटाले का राग अलापते हुए कई आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि प्रदेश के खजाने में संगठित लूटपाट हो रही है। बैठक में मुझे लगता है कि जो खजाने में संगठित लूटपाट हो रही है, 2000 का जो करोड़ का ईडी ने चालान दाखिल किया है और उसमें सत्ता के प्रतिष्ठान के बहुत निकट आदमी शामिल हैं, सीनियर IAS IPS भी शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य से कम हुआ। प्रत्येक मंत्रियों को लक्ष्य दिया गया होगा और कवासी लखमा जी को बधाई मिली होगी कि आपने कांग्रेस के लिए योगदान बहुत किया है और प्रत्येक मंत्री, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं, इसका अनुसरण करें और लखमा जी के रास्ते में चलें और संगठित लूटपाट को बढ़ावा दें, टैक्स चोरी को। ये एकमात्र सरकार है जो संगठित रूप से खुद के खजाने को चोरी करवाती है। बहरहाल सियासत है और सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन ये तो साफ है कि प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस एक बार फिर सूबे में अपना विजयी पताका बरकरार रखना चाहती है। दूसरी तरफ 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद 5 साल का वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी भी अपने कई मुद्दों को लेकर अब सरकार को घेर रही है। ऐसे में किसकी कोशिश रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। कांग्रेस अपने मिशन 2023 में इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार विधानसभा में हार मिली थी। कांग्रेस संगठन के साथ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ऐसी सीटों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 3 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे हैं और 12 मई को बेलतरा विधानसभा के अकलतरी में, 13 मई को बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान देते हुए ईडी पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी पर आरोप लगाया है कि ईडी उन्हें झूठे केस में फंसाना चाह रही है। डरा धमकाकर कथित शराब घोटाले में उनका नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। बीजेपी यहां टिक भी नहीं पा रही है तो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर भी भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठ-गांठ हो चुका है। और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है, तभी उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं। नहीं तो ये तो किसी भी उठा के ले जा रहे हैं, किसी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो स्वीकार कर चुके हैं कि हमने बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब बेचा तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? शराब बेचा तो सबसे पहले तो अपराधी वही हुए, तो उनको गिरफ्तार ईडी क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब यह है कि डिस्टिलर को भारतीय जनता पार्टी आज बचा रही है या ईडी के साथ उसका साठ-गांठ हो चुका है, यह स्पष्ट हो गया है। इसमें वो जो प्रेस विज्ञप्ति है उसके आधार पर हो, चाहे कोई शिकायत करे तब, लेकिन इस मामले में यह है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल दाग दिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर सीएम भूपेश बघेल ईमानदार हैं तो डर क्यों रहे हैं? सर, सीएम कह रहे हैं कि ईडी बीजेपी के एजेंट के जैसे काम कर रही है और उन्हें भी फंसाने की कोशिश कर रही है। डर क्यों रहे हैं अगर ईमानदार हैं? ये अवैध दारू कहां से आ रही थी? जब सरकारी पूरा दारू बेचने का काम सरकार कर रही है तो अवैध दारू कहां से आ रही है? कोयले का पैसा कहां से आ रहा है? रेत माफिया पूरे पेपरों में रोज चीख चीख कर आवाज आ रही है कि नदियों को खोदा जा रहा है, नालों को खोदा जा रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। माफिया काम कर रहे हैं, उसकी जांच छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं करती है? भूपेश बघेल खाली आरोप लगाने का काम करते हैं। भूपेश बघेल जवाब दें कि ये 2000 करोड़ के घोटाले का किंग पिन कौन है, किसका आदमी है, किससे जुड़ा हुआ है? अगर सरकार का नहीं है तो सरकार उनके बचाव में क्यों खड़ी हो रही है? घोटालेबाजों को जेल में जाना चाहिए, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। इसका मतलब सरकार के संरक्षण में सरकारी खजाने की लूट हो रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शराब बिक्री में सरकार द्वारा लगभग 2000 करोड़ की कमीशन खोरी कर घोटाला किए जाने का खुलासा किया है।
घोटाले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एसटी मोर्चा ने नया बस स्टैंड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके भ्रष्ट साथी बैकग्राउंड में रहकर भोले भाले आदिवासी मंत्री कवासी लखमा को फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची है। सारा खेल भूपेश बघेल खेल रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटने में लगे हैं, जिसका जवाब जनता देगी। छत्तीसगढ़ में शराब पर एक घमासान देखने को मिल रहा है। तो शराबबंदी को लेकर एक घमासान है। बीजेपी ने आबकारी मंत्री का पुतला जलाया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला जलाया गया। 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखी। आबकारी नीति पर बोले कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी आबकारी नीति रमन सरकार की आबकारी नीति ही है। अधिकारियों में कोई बार बार फेरबदल नहीं किया गया। वहीं प्लेसमेंट एजेंसी ऑफ में भी अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आबकारी नीति बदलने का आरोप जो लगाया गया जा रहा है बिल्कुल गलत है। साथ ही इस दौरान रमन सरकार पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि रमन सरकार के दौरान 4000 करोड़ का आबकारी नीति का घोटाला हुआ था। हमारी सरकार में राजस्व वसूली आबकारी से अधिक हो रही है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है सीधे सीधे राजनीतिक बदला बांधने की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार से राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पे राज्य सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई है। कल ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी ने कोर्ट के सामने इस बात की गुहार लगाई है कि मुझे ईडी प्रताड़ित कर रही है कि मैं मुख्यमंत्री उनके परिजनों का नाम लूं। मैं इतना ज़्यादा व्यथित हूं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये बेहद ही गंभीर आरोप है। कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और इस खुलासे के बाद यह साबित हो गया, जो हम आरोप लगा रहे थे, कि छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्वक है। राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाने के कारण ईडी का दुरुपयोग है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद आबकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति वही है जो पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय थी। अधिकारियों में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया। प्लेसमेंट एजेंसी में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो ऐसे में यह कहना कि आबकारी नीति हमारे द्वारा बदली गई है पूरी तरीके से गलत है। ये वही आबकारी नीति है जो रमन सिंह के समय चलाई गई थी। हमारे द्वारा उसमें और ज़्यादा कसावट लाई गई। यही कारण है कि रमन सरकार के समय आबकारी में 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था। हमारी सरकार बनने के बाद जिस आबकारी से 4000 रुपये प्रतिवर्ष लगभग 4100 रुपये का राजस्व प्राप्ति होती थी, वह 6000 रुपये तक गया। अर्थात हमने ज़्यादा कसावट लाया, ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली है, यदि वो कानून का पालन नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये वो प्रदेश है जहाँ मुख्यमंत्री के पिताजी को भी कानून का उल्लंघन करने पे जेल जाना पड़ा था। तो यदि किसी ने कहीं गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा। कहीं पे यदि कोई उसकी सामंजस्य की अनिर्णय की स्थिति बनती है तो उसको देखा जाएगा। ये पूरी तरीके से काल्पनिक आरोप है, मिथ्या आरोप है। छत्तीसगढ़ में एक एक रुपये का बेहतर उपयोग हो रहा है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहाँ पे 15 साल तक सीएजी हर साल करोड़ों रुपए के घोटाले की बात को इंगित करती थी। अब पिछले 4.5 साल में सीएजी की जितनी भी रिपोर्ट आई है, किसी भी विभाग में एक भी पैसे की गड़बड़ियों का सीएजी ने उल्लेख नहीं किया है। सीएजी केंद्र की ही एक संस्था है जो छत्तीसगढ़ को लगातार क्लीन चिट देती है बेहतर प्रबंधन के मामले में। निश्चित तौर पर कर्नाटक के नतीजे हमारे जो आशाएं हैं, जो हमारी उम्मीद है, उसके अनुसार आने वाले हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जमकर तंज कसा, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनवर की तरह हो जाना चाहिए। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर तंज कसते उन्होंने कहा कि रायपुर से दिल्ली तक स्पेशल पाइपलाइन बनी है और पाइप का बहाव बना रहना चाहिए। इसके लिए शहादत तो होनी ही चाहिए। वहीं सीएम बघेल के अच्छे काम करने वाले विधायकों के टिकट नहीं काटने के बयान पर भी बीजेपी नेता ने जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर भी अपनी बात रखी और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
नहीं, काम कांग्रेस के विधायक अच्छा कर रहे हैं। मंगलसूत्र बिक गया, एक ने कहा मैं नपुंसक नहीं हूं, मर्द हैं, एक ने तहसीलदार का 2 मिनट में ट्रांसफर करवा दिया। तो छोटी मोटी बातें, एक मंत्री ने झापड़ मारा एक को, तो जनता की सेवा वो अपने ढंग से कर रहे हैं। यही काम के लिए तो कांग्रेस बनी है और सर्वोच्च प्रदर्शन है। मंत्रीगण में देखिए, कवासी लखमा जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया स्वतंत्र भारत में। ऐसा कोई सरकार दुनिया में बताओ जो अपने राजस्व की चोरी करवाती हो। ये लखमा जी के डिपार्टमेंट में हुआ ना, तो ये तो रिकॉर्ड है। तो ये अच्छा काम है सब, और कांग्रेस के अच्छा काम का मापदंड यही है। हाँ, देश में बदलाव के तो संकट दौर हैं, पूरा देश बदल रहा है। चलिए आपको रायपुर रोड से धमतरी रोड दिखाते हैं, बिलासपुर रोड दिखाते हैं, अंबिकापुर दिखाते हैं, वंदे मातरम ट्रेन को दिखाते हैं। बदलाव बहुत है देश में, और बड़े बदलाव की ओर है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के लायक रहेगी कि नहीं रहेगी। और तीसरा मोर्चा, नीतीश कुमार जी आज झारखंड में है, तो तीसरा मोर्चा तो विपक्ष नहीं बन जाएगा। इस बात को भी देखना है। भाजपा की चिंता खड़गे जी और शैलजा जी, इनको करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नेता देश का नेतृत्व कर रहा है जो पूरे भारत के साथ देश की चिंता कर रहा है। सूडान से कितने लोग निकाले गए अभी, ये ऐसी मिसाल कभी देखने को नहीं मिलती थी हिंदुस्तान में। यूं तो फिल्में मनोरंजन का विषय है, लेकिन इन दिनों फिल्में राजनीति का सबसे मुफीद मुद्दा बन रही हैं। इसी कड़ी में आजकल फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर छत्तीसगढ़ में खींचतान मची है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल टिकट खरीदकर समर्थकों और छात्राओं को ये फिल्म दिखा रहे हैं। उनकी दलील है कि ये फिल्म लव जिहाद और आतंकवाद की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। बीजेपी ने सभी लोगों से इसे देखने की अपील और सरकार से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता फिल्म को बीजेपी के दंगा एजेंडे के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य नेताओं ने फिल्म का खुलकर विरोध किया है। द केरला स्टोरी पर कांग्रेस के इनकार और भाजपा के प्रचार से छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स की नई थ्योरी गढ़ी गई है। सवाल है कि क्या अब फिल्में भी राजनीति का विषय बन चुकी हैं? द केरला स्टोरी को लेकर सियासी थ्योरी सामने आ रही है। दो धड़े बट गए हैं। बीजेपी कह रही है कि इस फिल्म में जो हुआ वो सच दिखाया गया है, जो दिखाया जा रहा है, और इस फिल्म को देखकर देश को जागरूक होने की जरूरत है, लड़कियों को जागरूक होने की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस फिल्म में फर्जी प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की साजिश है जो दिखाई जा रही है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। द केरला स्टोरी को लेकर ये पॉलिटिक्स है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी या फिल्म का प्रचार कर रही है। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है। तो वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को वहां की सरकारों ने बैन कर दिया है। हालांकि जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तो फिल्म की सवारी, चुनाव की तैयारी, क्या ये फिल्म एक चुनाव के मद्देनजर रिलीज की गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण पर लकीरों खटते ही छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए एक एक करके तमाम विभागों में रुकी हुई भर्तियां जारी होती जा रही हैं। इसी कड़ी में पुलिस विभाग में अलग अलग 975 खाली पड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। इसको लेकर विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें एडमिट कार्ड से लेकर परीक्षा की तिथि बताई गई है। पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञापन में सूबेदार, एसआई, संवर्ग प्लाटून कमांडर और 975 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। ये मुख्य परीक्षा 26, 27 और 29 मई को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित करवाएगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लिखित परीक्षा से सीधे भरे जाएंगे पद। पुलिस मुख्यालय के लिए लिखित परीक्षा होगी। पुलिस विभाग में 975 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए लिखित परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती होगी।
और खबर सूरजपुर से है, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक बेकाबू होकर होटल की दीवार तोड़कर घर में जा घुसा। हादसे में एक युवक की मौत तो हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। सूचना के बाद मौके पर रामानुजनगर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घर में घुसा तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक, जिसके चलते एक शख्स घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद से जो ड्राइवर था वो फरार फिलहाल बताया जा रहा है। जैसे सूचना पुलिस को मिली, सूरजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।